तो हेलो भाई लोग बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परफॉर सीरीज में, आपका होस्टर दोस्त। तो आज हम देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फुल चैप्टर। कितना 45 मिनट का सकते हो, 50 मिनट हो ही जाएगा ना। अच्छा, और आप लोग को जैसा चाहिए वैसा, जो अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पहले उसका पार्ट बाय पार्ट बना चुके हैं। वहाँ नीचे चैनल पे जाकर चेक कर लीजिएगा, शायद बहुत नीचे होगा लास्ट पे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या सर्च करिएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बाय ओवरपावर्ड स्टडीज, वैसा आपको मिल जाएगा जल्दी। ठीक है, और क्या, बस। तो जल्दी से शुरू करते हैं, जल्दी से खत्म भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जैसा नाम है फोर्स, तो उसी को पहले समझते हैं। तो फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम पुश करते हैं, जैसे कि हम इसको पुश कर रहे हैं बोर्ड को, लेकिन ये हिल नहीं रहा, फिर भी ये हम पुश तो किए ना भैया इसको। तो जब हम इसको पुश किए तो उसमें हम कुछ फोर्स लगाए। अगर हमको बहुत सारा होता है, गेट पुल करने पे खुलता है, तो हम गेट को जब पुल करते तो वहां पे भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वैसा जो भी पुश और पुल होता है उसमें क्या होता है, हमारा कुछ फोर्स अप्लाई होता है। तो उसी जो भी हमारा पुश और पुल होता है उसी को हम लोग बेसिक फोर्स बोलते हैं। अब पुश और पुल विच इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब हम लोग पुश और पुल किए तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, यानी कि जैसे कि क्या बोलेंगे, जैसे कि ये मार्कर अभी मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ है मेरा हाथ में, ठीक है। तो ये अभी क्या है, स्टेशनरी है। हम इसको ऐसे करके ऐसे मार दिया तो हल्का मूव कर गया। वन, इट कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। उसका दिया इट कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, जैसे कि ये वाला मार्कर अभी यहाँ से गिर रहा, तो हम इसको पकड़े यहाँ पे स्टॉप कर दिए तो हो गया। वो मूव कर रहा था, हम उसको स्टॉप कर दिए। हम क्या किए, नीचे से एक फोर्स अप्लाई किया ना, तब वो स्टॉप हुआ। ठीक है, इट कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। फिर इट कैन चेंज द स्पीड। तो स्पीड कैसे चेंज होता है, तो जैसे कि अगर बहुत जन क्या होता, साइकिल वगैरह चलाते हैं तो अगर हम लोग पीछे से पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे उसका स्पीड स्लो होने लगता है। ठीक, कोई मतलब साइकिल मस्त अपना चला रहा, आप आए मजाक मस्ती में, बस एक पकड़ के टान दिए तो वहां पे स्पीड उसका स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप ही हो जाता है। ठीक है, और या फिर अगर वो जा रहा है तो आप उसको पीछे धक्का दे दीजिए और वो और स्पीड में जाता है फिर, है ना। तो उसके बाद क्या हमारे पास, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। तो वही डायरेक्शन कैसे होगा, जैसे कि कोई बॉडी यहाँ से आ रहा, ठीक है, जैसे कि यहाँ से ऐसे गया, हम इसको यहाँ से धक्का दे दिए तो वहां पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का लग गया, खैर अब से नहीं, मार्केट टूट जाएगा, नीम में लग गया इसका। खैर, कुछ करने के लिए कुछ आवाज मस्त था। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, जैसे कि यहाँ से आया, हमसे ऐसे किए तो यहाँ वहां पे चला गया ना, डायरेक्शन चेंज किया ना, ऐसे जा रहा था, हम यहाँ से मार के उसको वहां भेज दिए। इट कैन चेंज द शेप, जैसे शेप है कैसा, तो जैसे कि बलून तो देखे होंगे ना, तो बलून को कैसे ऐसे दबा दे देंगे तो उसका शेप चेंज होता है। तो हम लोग जब दबाते हैं तो क्या, मतलब पुश करते हैं ना थोड़ा सा, तो पुश करने के टाइम क्या होता है, थोड़ा सा वहां पे फोर्स अप्लाई होता है और वहां पे शेप का चेंजिंग होता है। अब ये तो हो गया हमारा इफेक्ट, कुछ इफेक्ट है। ठीक है, ये सब स्प्रिंग वगैरह में होता है, जैसे स्प्रिंग खींचते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है, वो भी आता है इसमें। फिर टाइप्स ऑफ फोर्स, तो टाइप्स ऑफ फोर्स में पहला तो होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड, तो बैलेंस से तो लग रहा है कि हर जगह से बैलेंस होगा। ओके, तो इसका हम लोग एक वहां से देखते हैं, एक डायग्राम से। जैसे कि एक बॉक्स है ना, जमीन पर रखा हुआ, मान लेते हैं इसको ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इधर से पुश करते हैं इसको, ठीक है, पुश करते हैं तो पहले तो कोई भी चीज को पुश करते हैं तो नीचे से एक फोर्स लगता है, हमारा अपोजिट फोर्स, वो होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। नीचे से ग्रेविटी टान रहा है इसको, ग्रेविटी, और ऊपर में ग्रेविटी का रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, रिएक्शन फोर्स तो ग्रेविटी होता है। और रिएक्शन फोर्स हम लोग इसी चैप्टर में आगे थोड़ा देखेंगे, रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम इसको ऐसे किए तो थोड़ा इसको, जैसे कि बहुत बार आप लोग क्या गेट को आप लोग जब कस के बंद करते हैं तो एक बार ऑटोमेटिक जो है वो मैनुअल वाला गेट, वो ऑटोमेटिक गेट ने, ठीक है, मैनुअल वाला गेट को जब हम लोग कस के से बंद करते हैं तो क्या करता है, थोड़ा पीछे आता है वापस से गेट, है ना।
कस के इसको बंद किया तो वापस हल्का सा पीछे आता। तो वहां पे क्या होता है कि उसका रिएक्शन फोर्स भी लग रहा था, वैसे ही इस बॉक्स में भी हो रहा है। ठीक है, बॉक्स है ये। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम ये बॉक्स हिल नहीं रहा है। ठीक है, इसमें बॉक्स अभी स्टेशनरी है, हिला नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो पुश कर रहे हैं वो फ्रिक्शन उसका मतलब ऑपोजिट में उसका फोर्स लगा रहा है, यानी कि दोनों जीरो हो गया। नीचे से ग्रेविटी खींच रहा है, ऊपर से वो उसका रिएक्शन फोर्स, तो वो भी जीरो हो गया, इसलिए वो कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, नो मोशन होता है। ठीक है, नो मोशन या मूवमेंट, नो मोशन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम लोग जो बलून को भी प्रेस करते हैं ना, बहुत जन सोच रहा है कि वहां पे शेप का चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे शेप का चेंजिंग तो हो रहा है, लेकिन वहां पे हमारा मोशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसमें भी बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, अब सेकंड, इसमें अब सेकंड केस क्या है हमारा, तो सेकंड है बैलेंस का उल्टा अनबैलेंस। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इसमें जो है जस्ट अपोजिट होता है, मोशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पुश जो है ना वो बड़ा होता है फ्रिक्शन से। पुश इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बड़ा पुश होता है। तो अगर हम लोग जब भी जैसे कि ये मूवमेंट में आ गया ना, तो हम लोग जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे ढकेल रहे हैं, यहाँ पे कोई सरफेस पे रखा हुआ हम उसको ढकेल रहे हैं, तो क्या होता है कि जब पुश का, जब हम लोग पुश अप्लाई कर रहे हैं उसका वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेता है, तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे मोशन होता है। अनबैलेंस फोर्स में मोशन होगा, बैलेंस फोर्स में मोशन नहीं होगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा स्टार्टिंग का एक इंट्रो वगैरह समझ सकते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो अब जो मेन पार्ट है, जहां से जो है कहानी शुरू होता है हमारे न्यूटन बाबा से। तो जोर से बोलो न्यूटन बाबा की जय। तो वहीं पे चलते हैं हम न्यूटन बाबा पे। तो न्यूटन बाबा के पहले भी एक रूल आया था, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ना, यानी कि यहाँ पे चालू होगा हमारा लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, सिर्फ लॉज ऑफ मोशन होगा वहां पे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला लॉ था वो स्टेट करता है एवरी ऑब्जेक्ट which is in rest will remain at rest unless and until, sorry, रेस्ट, और इसमें एक और चीज होता है, और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, every object which is in rest or uniform motion will remain at rest or in a uniform motion unless and until an external force is applied। ठीक है, इसका मतलब इतना जो कहानी था उसका मतलब क्या हुआ, तो एवरी ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, मतलब कि जैसे कि अभी हम यहाँ पे रेस्ट में है ना, हम यहाँ रेस्ट में, तो हम जो है हमेशा जब तक हम मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आके हमको ढकलेगा या फिर पुश करेगा पुल करेगा, तब तक हम हिलेंगे नहीं। यहाँ पे अब बोला जाए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अभी हम कैसे हिल रहे हैं, तो हम लोग अपना ये मसल पावर, ठीक है, मस्कुलर फोर्स से हिल रहे हैं, तो कोई फोर्स तो अप्लाई हुआ ना। और वहीं और रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जिसमें पता ना इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम वाला, वही यूनिफॉर्म मोशन। तो जब या फिर अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शन हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ एयर हो गया, या फिर कोई और पुश और पुल हो गया, या मस्कुलर फोर्स हो गया, ऐसे करके कोई स्टॉप न करे। ठीक है, तब तक। ठीक है, और उसी जो होता है इसमें एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के फिर
ठीक है, यानी कि ये पहला जो था बैलेंस था, उसके बाद यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने से अनबैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स और अनबैलेंस फोर्स भी बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो है अनबैलेंस फोर्स होने पे ना मोशन होता है, या फिर मोशन तो चेंजेस करते हैं, ठीक है, इसलिए। तो इसको हम लोग का एक और नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसका जो है पहले गैलीलियो ने बताया था, इसलिए गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो भैया अब ये इनर्शिया क्या चीज है ना? तो इनर्शिया जो है इसी चीज को बोलते हैं, जो हमारी ये होता है ना कि एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, इसी को इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। और इनर्शिया को आप ऐसे बोल सकते हैं कि जितना हमको फोर्स रिक्वायर्ड किया ना उसको पुश अप, उसको मूव करवाने के लिए या रोकने के लिए, उसको बोल सकते हैं आप लोग ऐसा, ठीक है। तो इसमें भी इनर्शिया में एक केस होता है हमारे पास, खुजली बहुत हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, मच्छर वगैरह काट लिया शायद में, क्या पता नहीं। अपना इनर्शिया पे डिस्कशन करता है ना, ठीक है, इनर्शिया पर डिस्कशन करते हैं। इनर्शिया क्या होता है ना, तो इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए क्या चीज, क्या इसमें बोलना क्या चाह रहा है, जैसे कि आप ले लेते हैं, हम ऐसा कॉपी लिए, ठीक है, इसको तो हम आराम से फेंक सकते हैं, ठीक से रखते हैं उसको, और एक जो है हमारे पास इतना मोटा बुक आ गया, तो इसको फेंकने में तो हालत खराब हो जाता है, एक हाथ उठा ही नहीं पाएंगे इसको अच्छे से, देख ही सकते हैं हिल डुल रहा है अभी से, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको इन दोनों में से किसका, इसका मास ज्यादा है, ठीक है, इसका मास ज्यादा, इसका मास कम है, तो इनर्शिया इसके पास ज्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके पास मास ज्यादा है। हालत खराब हो गया एक हाथ से वो बुक उठाने में, ठीक है। और वैसे ही होता है आपका एक एलिफेंट का केस हो गया, फिर एलिफेंट और टाइगर का केस ले सकते हैं। तो एलिफेंट को मूव करवाने में ज्यादा हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है, मास ज्यादा है मतलब उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा है, तो इनर्शिया ज्यादा होने के कारण हम लोग को ज्यादा फोर्स चाहिए उसको मूव करवाने के लिए, ठीक है। अब कहाँ गया रे, किधर गया रे, अच्छा मिल गया, कहाँ कहाँ तुम चल जाते हो, गिरा। और एक और जो था आपका वो वाला, एक वो ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ पे कार्डबोर्ड स्ट्रिप, बीच में सिक्का, फिर सिक्का गया अंदर और कार्डबोर्ड गया इधर, क्या है कि हम सब मार दिए। तो जैसे कि ये सिक्का लिए, हम इसको मारे, वो उधर गया, सिक्का जो है वो अपना इधर, उसका ऊपर तो हम फोर्स अप्लाई नहीं किए, तो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा और कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा। अगर हम सिक्के के ऊपर अप्लाई करते तो कार्डबोर्ड नहीं हिलता, मतलब सिक्का को मारते तो क्या होता, सिक्का बस आ जाता, कार्डबोर्ड यहीं पे रहता। तो वही हो गया कि जब तक हम सिक्के के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो नीचे नहीं जाएगा, या फिर उसके पास इतना, बहुत बार होता है कि हम धीरे मारे तो सिक्का भी उसके साथ क्यों जाता है, क्योंकि वो एक तरह से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से उससे अटैच है ना, क्या होता है ये दोनों अटैच रहता है हल्का सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है, इसलिए वो दोनों साथ में मूव कर जाता है अगर हम धीरे से मारते हैं। लेकिन जब हम एक अच्छा खासा फोर्स के साथ हिट करेंगे तो ठीक ठाक हो जाता है। तो ये हमारा था पहला लॉ। तो अब दूसरा लॉ में चलते हैं। तो दूसरा लॉ से पहले जो है एक चीज, एक टर्म आता है हमारे पास, वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम का जो डेफिनेशन है ना, वो आपका उसका फॉर्मूला से लिया गया। तो मोमेंटम जो होता है हमारे पास, मतलब प्रोडक्ट
इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सिंपल इसका ही डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यानी कि P इसका इंडिकेशन होता है P से, तो P इज इक्वल्स टू mv मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ठीक है, यूनिट देखते हैं ना, तो मास का यूनिट kg इंटू मल्टीप्लाई ना m इंटू v, वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो इसका नेट जो आएगा हमारा kg डॉट मीटर पर सेकेंड, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो kg मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस मोमेंटम का यूज जो है आपका पूरा सेकंड लॉ में है, और जो आपका फोर्स जो है ना, फोर्स इसी के ऊपर डिपेंड करता है, मोमेंटम के ऊपर, कोई बॉडी का मोमेंटम कितना है वैसा। तो सेकंड लॉ पे चलते हैं जल्दी से, है ना, तुरंत जल्दी से जाएगा ना। तो सेकंड लॉ जो है हमारे पास, सेकंड लॉ भी न्यूटन लॉ के द्वारा दिया गया था। तो सेकंड लॉ, सेकंड इसको ऐसे लिखते हैं ना, सेकंड लॉ ये बताता है the unbalanced force, the unbalanced, unbalanced, unbalanced force which is applied, to change the state of a body is directly proportional to the rate of change of momentum। आया ना मोमेंटम, आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि F जो है फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, ठीक है, उसके पास मोमेंटम क्या होता है, उसका मास इंटू वेलोसिटी, v, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, कोई भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी। तो जैसे कि एक बॉडी का पहले जो था वेलोसिटी कुछ था, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u था, और जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, ठीक है, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। तो यानी कि चेंजेस हुआ, चेंज इन वेलोसिटी आया ना, तो यानी कि हमारा क्या बोल सकते हैं, ये था हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, सॉरी चेंज इन मोमेंटम होगा, वहां पे चेंज इन वेलोसिटी बोलिए, ये था हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, ये है हमारा फाइनल मोमेंटम, है ना, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तब इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला मतलब कि बाई टी तो रहेगा, रेट ऑफ चेंज बोला, रेट ऑफ टाइम हम पहले ही बता चुके थे ये चीज, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल मोमेंटम, यानी कि ये हो गया हमारे पास P1 आएगा ना, ये P2, यानी कि P1 माइनस P2, यही चीज होगा। तो इसको हम थोड़ा डेफिनेशन को मिटाते हैं हल्का सा, या फिर यहाँ डेफिनेशन मिटा डालते क्या आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला आएगा, ठीक, फोर्स का फॉर्मूला P1 माइनस P2 बाई टी, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 क्या था हमारे पास, mv माइनस mu बाई टी, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, देखिए दोनों में m कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी m इंटू, ठीक है, यानी कि F is directly proportional to m into, अच्छा v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला था, कुछ जाना पहचाना सा लगा ना, v माइनस यू अपॉन टी,
किसका फॉर्मूला था? एक्सेलरेशन का। ठीक है, कोई बॉडी में कितना एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला था, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। तो जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आपको अगर इक्वल टू में चेंज करना पड़ता है ना, तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक छोटा सा कांस्टेंट लेते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एम और ए उसका एक फैक्टर है। ठीक है, यानी कि जो है एफ जो है एम ए पे डिपेंड करता है, क्योंकि एम ए उसका एक फैक्टर मान सकते हैं ना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एक कांस्टेंट लेंगे, टेकिंग अ कांस्टेंट यहाँ इन दैट केस, फोर्स वाले केस में हम लोग के कांस्टेंट लेते हैं, स्मॉल के। ठीक है, क्या लिख दिए के। ठीक है, तो यानी कि F इज इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए। और जब न्यूटन बाबा ने इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, तो के का वैल्यू जो इक्वल्स टू 1 आया था। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू 1 इंटू एम इंटू ए, यानी कि F इज इक्वल्स टू एम ए। फोर्स इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, फॉर F इज इक्वल्स टू एम। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला का डेराइवेशन। तो यहाँ अब देखिए, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम है ना, तो इसी का देखिए, इसी कारण जो है कोई भी चीज ब्रेक होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक बड़ा गोला लेते हैं, एक छोटा गोला लेते हैं। ठीक है, वो अभी एग्जांपल वगैरह थोड़ा चलता है अब यहाँ पे सेकेंड लॉ का कुछ एग्जांपल्स, कि उसका एप्लीकेशन मतलब कैसे यूज किया जाता है, और उसका थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि अच्छा, गोला ही क्यों ले, हमारे पास जब दो मोटे मोटे भारी भारी बुक्स है, हम गोला क्यों लेगा ना। तो जो हम यहाँ जो बताने वाले हैं वो थोड़ा डेंजर में है, और डेंजर तो मतलब कि अगर आप इसका सही में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या तो ये आपके हाथ पैर तोड़ सकता है, मतलब तोड़ेगा नहीं, आपको हर्ट कर सकता है, या फिर जो आपका सामान है उसको तोड़ फोड़ के कर सकता है। तो कृपया अगर इसको घर में ना करें। तो जैसे कि अगर आप किसी को ये बुक फेंक के मारेंगे, ठीक है, तो उसको ज्यादा चोट लगेगा कि ये बुक फेंक के मारेंगे तो ज्यादा चोट लगेगा। भले दोनों का मास जो है, मास जो बस चेंज है, और वेलोसिटी दोनों को हम सेम वेलोसिटी के साथ मारेंगे। ठीक है, तो किससे ज्यादा चोट लगेगा? तो सिंपल ऑब्वियस सा बात है कि जो हमारा भारी बुक है उससे लगेगा। तो जो भारीपन, तो यानी कि भारी बुक का क्या है, हमारे पास मोमेंटम मास ज्यादा है, m1 इज ग्रेटर देन m2। तो यानी कि दोनों का वेलोसिटी सेम है, यानी कि m1 इंटू यू इज ग्रेटर देन m2 इंटू यू, है ना। यानी कि इसका मोमेंटम p1 ग्रेटर देन p2, यही ना है। इसका मोमेंटम ज्यादा है और इसका मोमेंटम कम है। अब देखते हैं कि इसका इनिशियल मोमेंटम ज्यादा है, लेकिन जब हम इसको मारे सेम वेलोसिटी से, तो क्या होता है बंदे का कि उसका फेस में लगने के बाद वो जो इतना बड़ा मोमेंटम था वो झट से जीरो बन जाता है। ठीक है, इतना बड़ा मोमेंटम था वो फटाक से जीरो बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका P1 माइनस 0/t। ठीक है, अब t कुछ दोनों में सेम टाइम ही लगा क्योंकि वेलोसिटी सेम था ना, तो टाइम तो सेम लगेगा जाने में, है कि नहीं? हाँ है, जरूर है। ठीक है, अरे भैया हम तो आपको एसआई यूनिट के बारे में बताए ही फोर्स का। अच्छा, वो भी चलते हैं, वहां पे भी पहुंचते हैं। पहले ये वाला एग्जाम्पल हमको मेरे दिमाग में बहुत देर से आ रहा था, तो इसको बता देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, P1/t, और यहाँ पे हो गया P2/t ना, P2 माइनस 0/t। तो अगर मेरा P1 बड़ा है तो P1/t भी तो बड़ा ही होगा ना, न्यूमरेटर बड़ा है तो और डिनोमिनेटर सेम है, तो बस P1 भी तो बड़ा हुआ, P1/t। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बड़ा बुक से मारेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, छोटा बुक से मारेंगे तो कम फोर्स लगेगा, वही बोलना चाह रहे थे हम। ठीक है, सिंपल सा मेरा ऑब्वियस सा जो एक तो आंसर आया वो यही था। ठीक है, यानी कि जो अगर हम बड़ा बुक से मारते हैं ना तो उसके पास मोमेंटम ज्यादा होता है, और जब मोमेंटम फटाक से जीरो बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि फोर्स ज्यादा अप्लाई हो जाता है उसके कारण, है ना, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम है ना,
यहाँ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम है और यहाँ छोटा वाला में कम चेंज इन मोमेंटम है। तो कम होने से वहां पे फोर्स कम लग रहा और ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम होने से ज्यादा फोर्स लग रहा। ठीक है, तो वही था। तो किसी को मारेगा नहीं बेचारा, अगर आप बुक इतना भारी बुक से मारेंगे ना बेचारा का भेजा उड़ जाएगा। सही मुड़ेगा क्या पता नहीं, हम तो आज तक मार के किसी को ट्राई नहीं किए। पत्थर से तो लगता है यार। अभी पत्थर वगैरह से छोड़ते हैं, अब हम जो है हम लोग यूनिट पे आते हैं ना, जो हम छोड़ देते हैं। तो हम लोग को पता है एफ है इजिकल टू हमारा क्या आया था एम ए, यानी कि मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स का ऐसा यूनिट बोल सकते हैं इसको। तो ये फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन हम इस लोग इसको यूज नहीं करते हैं जनरल में, इसको हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारे प्यारे न्यूटन बाबा का नाम यूज करते हैं, न्यूटन यानी कि एन, ये यूज करते हैं। ठीक है, ये भी है उसका एक यूनिट है, ये भी इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये सब जो है ना आपका हायर क्लास में जब आप ग्राफ्स वगैरह इसमें यूज करेंगे ना तो आपका ये सब यूनिट बहुत काम आता है। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन तो अभी बस न्यूटन में ही चलेगा सब। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स का यूनिट। अच्छा, वो कैचिंग द बॉल वाला एग्जांपल तो नहीं बताए होंगे। ठीक है, कैचिंग द बॉल का एक एग्जांपल बताते हैं ना, क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछता ही पूछता है, क्या जो चुल मचा रहता है ना, पता नहीं टीचर्स लोग में। वो कैचिंग द बॉल 1000 साल से चल रहा है। ठीक है, ये बॉल लिया तो अगर आप डायरेक्ट, आप लोग भी देखे होंगे अगर आप किसी चीज को डायरेक्ट कैच करते हैं तो हाथ में ज्यादा फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है आपका टी जो है वो छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं, छोटा होता है टी जो छोटा होता है। और हम लोग क्या जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एम वी माइनस यू बाई टी, यानी कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। यानी कि अगर टाइम ज्यादा कर देंगे, टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स जो है घट जाएगा। अगर टाइम तो यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फोर्स जो है इन दैट केस ज्यादा होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं कि जब बॉल को कैच करते हैं उसके बाद हम लोग हाथ थोड़ा पीछे लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कैच किया उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ले कैच करने के बाद, तो उसमें क्या होता है हमारे पास जो है टी हम लोग बढ़ा दिए, टी क्या किया हम लोग इंक्रीज कर दिए, तो एफ क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें लगे ना भीख मांगा है बेचारा, बॉल लिया उसको जो है धीरे धीरे पीछे ले आया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास फोर्स जो है छोटा आएगा, फोर्स जो है कम आएगा, तो इसमें हम लोग को कम मतलब हार्म तो कम होगा ना। ठीक है, कैचिंग द बॉल। एक और होता है हमारे पास सैंड वाला। अच्छा, हम हाथ से क्यों मिटा रहे, हम वो समझ नहीं हाथ से क्यों मिटा रहे थे। अब सैंड वाला एक एग्जांपल, तो जैसे कि पता है कि सैंड क्या होता है, सैंड का पार्टिकल जो है थोड़ा दूर दूर होता है, तो अगर कोई भी चीज हम उसमें फेंकते हैं तो क्या करता है थोड़ा अंदर तक धंसता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो सरफेस है तो उसके अंदर तक थोड़ा धंस जाता है, और उस जो अंदर धंसने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, अंदर धंसने में क्या लगता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर कोई आदमी कैसा बनाएंगे आदमी को, अगर कोई आदमी कूद गया, कैसे कूदेगा, अब अच्छा कूदा देंगे ना इसके ऊपर, कोई अगर कूद गया तो क्या होता है उसमें कि इस जैसे वो सैंड से कांटेक्ट में आया उसके बाद उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा अंदर तक मतलब पेनिट्रेट करने में, अंदर तक धंसने में, तो टाइम ज्यादा होने के कारण उसके पैर पे क्या लगेगा, फोर्स कम लगेगा। वही अगर हम लोग कॉन्क्रीट पे करवा दे इसको, मान लेते हैं ये कॉन्क्रीट है हमारा सीमेंट, इसके ऊपर कूदवा दे तो वो तो फटाक से मतलब उसका जो है जो हमारे पास ग्रेटर चेंज मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो इसके ऊपर लैंड करेगा वो तो कहीं जाएगा नहीं, उसी के ऊपर डायरेक्ट लैंड करेगा, उसके पैर के ऊपर उसका जो भी है उसका एक इनिशियल क्या बोले मोमेंटम था वो फटाक से जीरो बन जाएगा। जो फटाक से जीरो बनने का वहां पे ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम होगा, ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम होने के कारण क्या होगा, हायर द फोर्स, है ना, हम लोग जानते थे F is diagonal proportional to the P2 सॉरी P1 minus P2 था ना by T,
सॉरी इसको ऐसे बस लिखते हैं एक केस, P1 माइनस P2 था नहीं ना था, तो यानी कि ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम हायर द फोर्स, तो वही हुआ यहाँ पे, ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम हुआ तो फोर्स उसके पैर पे ज्यादा लगेगा, जिसके कारण उसके पैर भी टूट सकते हैं। ठीक है, फिर से हाथ से मिटाने लगा, क्या करेगा तू बताओ। अब आगे बढ़ते हैं ना हम, तो और एक और एग्जांपल भी, बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, तो आप लोग थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ा कीजिए। अब जो हमारे पास थर्ड लॉ आता है, थर्ड लॉ तो बहुत फेमस है, हम लगभग इसको शायद हम जब 4 साल के या 5 साल के थे तब इसको पहली बार सुने थे थर्ड लॉ, तो उस टाइम नोटिस वगैरह नहीं करते थे, बस दिमाग में रहता था, कुछ था मतलब कार्टून से। अब कौन सा कार्टून, तो आपका छोटा भीम और मोटू पतलू में नहीं देगा ये सब उस टाइम तो अमेरिकन कार्टून ज्यादा चला करते थे 90s के टाइम में। उसमें कार्टून था डेक्स्टर लैबोरेटरी, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, ठीक, फर्स्ट फेवरेट है, उसके बाद फिनिश एंड फर्ब है। ठीक, इस सब में जो हमको यहाँ तक याद है ना, हम इधर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, वो भी हम उसमें सुने थे पहली बार। फिर इसका थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ वहां सुने थे। फिर फोर्स के बारे में पहले बार वहीं से जाने थे। फिर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी इन पावर्स में जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके बारे में हम पहली बार देखे थे, मतलब बताया नहीं गया था उतने डीप में, देखे थे बोर्ड पे वो लोग कर रहा था, मतलब फिनिश एंड फर्ब में। ठीक है, तो उस टाइम बस हम नोटिस किया करते थे बस हल्का सा, तो इसलिए बोलते हैं कार्टून देखा कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिल्म सीरियल छोड़ दीजिए, वो भी इंडियन कार्टून ना देखें, ठीक है, वो जो आपका 90s के टाइम का जो कार्टून था ना, वो सब देखा कीजिए, वो सब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेज भी देता है, साइंस के तरह से, क्या बोलेंगे उसको, वर्ड नहीं मिल ध्यान में आ रहा है, खैर उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ जो थर्ड लॉ होता है वो है हमारा एवरी action has an equal reaction but in opposite ऑपोजिट को हम शॉर्ट में ओपो लिखते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंपल जो है आप लोग देख सकते हैं, जब आप, क्योंकि अब यहाँ पर तो कोई महात्मा गांधी जैसा आदमी नहीं बचा है जो एक गाल में थप्पड़ मारने से दूसरा गाल भी आए करे, तो जब एक जोर से खींच के तो किसी को कंटाप देते हैं, तो अभी आपको एक जोरदार खींच के कंटाप देता है सेम फोर्स, या फिर सेम फोर्स से अगर वो ज्यादा देता तो फिर से उसको एक गिरना पड़ता है ना। तो उसमें क्या होता है, देखिए, जब आप इधर से, आप यहाँ पे बंदा है, ठीक है, आपके बगल में ये बंदा है, जब आप इसको कंटाप मारे, ठीक है, सम फोर्स के साथ, तो इसका डायरेक्शन इधर था। जब ये आपको फोर्स, वही सेम फोर्स के साथ कंटाप मारा, तो उसका डायरेक्शन इधर है। देखिए, फोर्स सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, हो गया ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, हो गया ना। ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझ के हम लोग कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे कि हम जो है इच पेन को ऐसे धक्का मारे, तो मेरी उंगली में भी आपको उस टाइम, अगर आप लोग, आपके हाथ में कुछ पेन वगैरह जो भी है, तो उस पर आप लोग ऐसे एक बार टेस्ट करके देखिए, जब आप इसको ऐसे ऐसे मतलब कि धक्का मारने के लिए ऐसे कर रहे, तो आपकी उंगली पे भी कुछ फोर्स लगा ना, कुछ महसूस हो रहा है, तो वो जो कुछ महसूस हो रहा है वो हमारा क्या है, एक रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, ये होता है। और हमेशा याद रखिए, जो भी हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है ना, वो 2 सरफेसेस पे बनता है, 2 सरफेस पे, यानी कि आपको लगभग 2 बॉडी चाहिए, 2 बॉडी चाहिए, और वो हमेशा पेयर में लगेगा। ये ऐसा नहीं कि बस एक्शन फोर्स लगा तो रिएक्शन नहीं लगेगा, रिएक्शन लगा तो एक्शन नहीं लगा वहां पे, वैसा नहीं, वो हमेशा पेयर में लगेगा। तो इसमें देखिए अब होता क्या है, तो अब बहुत दिन का दिमाग में आएगा कि हम जब बॉक्स को धकेल रहे हैं, यहाँ से पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुश करें तो फ्रिक्शन भी तो उतना ही लगाएगा, तो कभी को वो बॉडी मूव क्यों नहीं कर, तो कभी भी उसको बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब फ्रिक्शन भी उतना ही है, पुश फोर्स भी उतना ही है, तो मूव कैसे किया। तो उसका जो रीजन है ना, उसका, इसको पहले मिटाते हैं, तो उसका जो बेसिक रीजन होता है
कि आप जो पुश कर रहे हैं, जैसे कि हम इस मार्कर को पुश किए तो मेरा सरफेस और इसका सरफेस के बीच में कांटेक्ट हुआ है, तो मेरा फिंगर और ये दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, ना कि इसका और फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन तो अपना अलग ही फोर्स है, ठीक है, वो इसके सरफेस से मतलब होता है। तो उसमें क्या होता है, जब हम फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है, कोई चीज का भी तो एक लिमिट होता है ना, जब हम फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिए तो बॉडी मूव करता है। फिर इसी का यूज करके आपका प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट भी होता है वहां पे, तो वही क्या बोलेंगे, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी बोलता है वो। तो उसमें होता क्या, देखिए, जैसे कि जैसे कि जैसे कि क्या बना दिया मैं, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से टेंगड़ी टेंगड़ी, यहाँ से ऐसा ऐसा, अब पीछे से ये रोड, ठीक है, क्या ये चंदू यहाँ आग निकल रहा। तो इसमें होता क्या है रॉकेट में, कि ये जो है हमारा, ये जब भी फायर बंद करके क्या करता है, नीचे 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 जो है वो फोर्स लगाता है, ठीक है, नीचे ढेर सारा फोर्स लगाया, तो उसके रिएक्शन में क्या करेगा, जब वो नीचे फोर्स लगाया तो नीचे से एक रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होगा, यानी कि उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा, तो रिएक्शन फोर्स इतना होता है कि रॉकेट को हवा में भेज देता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है रॉकेट जो उड़ पाते हैं। और भी बहुत सारा इसमें एक्शन रिएक्शन, जैसे कि आप जब बोट हुआ ना, ठीक है, यहाँ मानते यहाँ ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह को सी पोर्ट, ठीक है, पोर्ट हुआ है यहाँ पे। तो जब एक बंदा जो है उसका एक पैर यहाँ हो, फिर कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ 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 पे ऐसा मुंडी, यहाँ हाथ, ठीक है, हमसे इससे बढ़िया आदमी तो नहीं बन सकता, हम भी जानते हैं। ये है हमारा हड्डी पहलवान। तो जब ये हड्डी पहलवान जो था इस बोट से इधर आया, जैसे वो अपना पैर इधर करता है तो क्या करता है, बोट भी हल्का सा इधर जाता है। क्यों? क्योंकि वो बोट के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, तो बोट पे जब हम वो कुछ प्रेशर लगा, फोर्स लगाया, तो उसके रिएक्शन में बोट भी उसके पैर पे कुछ फोर्स लगा, जिसके कारण उसका पैर उठ के वहां पे गया। और इसी को मतलब कि मैनेज करने के लिए बोट क्या करता है, थोड़ा सा पीछे जाता है। जब हम लोग चलते हैं तो चलते टाइम वही होता है, हम लोग सरफेस पे कुछ फोर्स लगाते हैं और उसके अपोजिट में सरफेस हम लोग के पैर पे कुछ फोर्स लगाता है, हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। वही सेम केस चलता है। अब जो है हमारा एक अंतिम टॉपिक, फिर से हाथ से मिटाया तू, क्या करेगा तू नहीं बचेगा जिंदा। खैर, ये बकवास बहुत होता है क्योंकि ओवर पावर्ड स्टडीज देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ बिना बकवास से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है लॉ है, एक और लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या स्टेट करता है हम लोग को, तो ये स्टेट करता है हमारा कि इन कोलिजन the total momentum इसको यहां लिखता है ना, the total momentum before collision is equal to total momentum after collision। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब कोलिजन मतलब जैसे कि कोई बॉडी का टक्कर, जैसे मेरा और ये मार्कर का एक जोरदार टक्कर, ये मार्कर दूर तो नहीं गया, मेरे हाथ में था, ठीक है। तो वो कोलिजन होता है, जैसे जब दो ऑब्जेक्ट टकराता है, जैसे कि अभी हम इस बोर्ड से टकरा गए तो ये कोलिजन हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि टोटल मोमेंटम जो है वो जितना कोलिजन का पहले था उतना ही कोलिजन के बाद भी होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं, एक इसका प्रूफ देखते हैं ना, प्रूफ भी है इसका, ठीक है। तो अब इस सबको मिटाता है मैं, इसका प्रूफ वगैरह सब देगा।
जैसे कि एक जो है एक बॉल है ए, ये बी, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2। तो क्या किया, ये इधर गया और ये इधर जा रहा था, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ज्यादा था, तो वो क्या किया, जाके फिर ये दोनों टकरा गया, m1 और m2। उसके बाद बचा क्या, ये दोनों कुछ टाइम के लिए टकराया, उसके बाद फिर से वो अपना, ये दोनों फिर क्या करने लगा, ये थोड़ा स्लो हो गया ना, जब टक्कर होता है तो कभी कभार होता है कि चिपक जाता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल टक्कर में क्या होता है, हल्का, जैसे आप साइकिल से दूसरा साइकिल वाला टक्कर मारते हैं, उसके बाद आप थोड़ा स्लो करते हैं और आगे वाला थोड़ा फास्ट कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, टकराने के बाद फिर वो दोनों, आप जो है यहाँ पे m1 है, यहाँ पे आपका v है, v1, इसके पास जो है v2। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम क्यों बता दिए, टक्कर होने के बाद ये कुछ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, ये कुछ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, है ना, तो उसके बाद जो है इसका जो v1 आ गया, इसका v2 आ गया, वैसा बताना था। फोर्स अप्लाई होने के बाद फोर्स से रुकता भी तो है ना, वो एक पॉइंट छूटने से ना बहुत कुछ का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है, फिजिक्स से पलट जाएगा, इसलिए वो चीज बताना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो है फोर्स वगैरह अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होने के कारण जो इसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर दिया, या फोर्स उसके अपोजिट, मतलब कि हम जा तो इधर रहे थे, फोर्स इधर से लगा, थोड़ा स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसका वेलोसिटी हल्का सा कम हो गया, लेकिन वो जा तो इसी डायरेक्शन रहा। ढीठ है बंदा, इधर ही जाएंगे, नहीं हम इधर ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि मोड़ ले रास्ता, नहीं हम उधर जाएंगे। खैर उसको छोड़ते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना था, तो m1 u1 बिफोर कॉलिजन प्लस m2 u2, यही ना है टोटल मोमेंटम, यानी कि बी ऑब्जेक्ट का। m1 u1 हुआ इसका इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, m2 u2 हुआ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, तो दोनों का ऐड करें, टोटल इनिशियल मोमेंटम बना, और टोटल फाइनल मोमेंटम कितना बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ये बनेगा। ठीक है, और दोनों को जो फोर्स लग रहा है वो तो एक सर्टेन टाइम, क्योंकि वो दोनों सेम टाइम के लिए कांटेक्ट में था ना, दोनों जो है सेम टाइम के लिए कांटेक्ट में था, तो टाइम तो दोनों का सेम होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, एंड फ्रॉम ईयर तो हो गया हमारे पास बाय, क्या बोलेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या हो गया हमारे पास, ये मानते F1, इसको मानते F2, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। भैया माइनस F2 क्यों लिए हम, है ना, माइनस F2 क्यों लिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो हम लोग जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, जब अपोजिट डायरेक्शन पे होता है, यानी कि हम लोग एक इस, जैसे कि हम ले रहे इस डायरेक्शन और फोर्स लग रहा हमारा वेस्ट पे, तो फोर्स क्या होता है, माइनस कुछ भी न्यूटन ले सकते हैं, जैसे कि हमारे 10 न्यूटन फोर्स जो है हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और हमारा मोशन जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मोशन इस डायरेक्शन में है, तो 10 न्यूटन को हम लोग कैसे लिखेंगे, -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मोशन के अपोजिट में लगेगा वो माइनस हो जाता है, तो भाई इसमें भी सेम केस होगा, तो F इज इक्वल टू माइनस F2। अब F1, तो F1 क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय कुछ टाइम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, है ना, ये ना होगा, मास इनटू हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए के लिए, बस जहां पे हम लोग बॉडी ए पे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक फोर्स निकला, ये ना फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता था ना, F इज इक्वल्स टू MU लिख रहे हैं, MV माइनस MU अपॉन T था। अब क्योंकि टाइम जो है दोनों का जो कॉन्टैक्टिंग टाइम जो सेम था, इसलिए जो T दोनों में आएगा। अब इसको थोड़ा ऊपर से बनाता है मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक माइनस भी लगेगा क्योंकि माइनस F2 था, है ना, तो अभी जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, M1 V1 माइनस M1 U1 बाई T इज इक्वल्स टू माइनस लगा ना, माइनस M2 V2 माइनस माइनस प्लस
m2u2 बाई टाइम, माइनस है वो बीच में प्लस है और दोनों टी है सेम है, काट देते कैंसिल आउट हो गया, यानी कि m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू m2v2 प्लस सॉरी माइनस m2v2 प्लस m2u2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब माइनस m1v1 को उधर भेजते हैं और m2 प्लस m2u2 को इधर भेजते हैं। क्या हो गया रे दिमाग को मेरा, भाजी पाव हो गया, सुबह से गलती हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग इधर भेजते हैं और इस चीज को हम लोग इधर भेजते हैं। ठीक है, तो क्या माइनस m1u1 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1m2v2 माइनस m1v1। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन m2v2 प्लस m1v1। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया दोनों से, तो क्या m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि एडिशन में सब चलता है ना, तो m1v1 प्लस m2v2 आया वही चीज, टोटल, आप फिर लिखेगा टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, हो गया इक्वल। यही था आपका लास्ट एप्लीकेशन। फिर प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट में आप जो लिखते हैं उसमें भी यही केस यूज हो जाता है आपका। ठीक है, यही जो फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि वहां पे आप क्या लेंगे, वहां पे एक हो गया आपका ऑब्जेक्ट का मास और उसका फोर्स मोमेंटम है सर, प्रोपल्शन में भी ये यूज होता है। फिर आपका एक केस जो हो जाता है आपका, फिर से हाथ लगा दिए हम, एक और केस होता है जिसमें कि दोनों बॉडी जो है स्टक हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। ठीक है, वो वाला केस भी एक बार हल्का से देखते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास कि जब दोनों स्टक हो जाता है, दोनों का जो है एक सेम वेलोसिटी हो जाता है ना v, तो यानी कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, अब दोनों का सेम वेलोसिटी यानी कि m1v प्लस m2v, तो यहाँ हो गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू v कॉमन निकाल लेते हैं m1 प्लस m2। ये भी एक आपका फॉर्मूला हो सकता है अगर दोनों ऑब्जेक्ट स्टक यानी चिपक जाता है और उसके बाद चलता है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका मैग्नेट का केस में कि एक मैग्नेट आगे में है, एक मैग्नेट पीछे में, आप दोनों को फेंकते हैं, पीछे से फेंकते हैं, तो उसके बाद क्या करता है कि दोनों मैग्नेट चिपक गया, फिर वो दोनों आगे बढ़ेगा ना एक साथ, तो इन दैट केस जो आपका एक कॉमन वेलोसिटी आता है वहां पे। अब जो है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, रिकॉइल वेलोसिटी। तो रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल मतलब कि जो हम लोग बैकवर्ड मोशन होता है। ठीक है, जैसे कि एक जो है हमारे पास एक गन बनाते हैं ना, पता नहीं कौन सा गन बन जाएगा, क्या लगता है कौन सा गन बनेगा, शॉटगन हमको लग रहा है ना, शॉटगन से लग रहा है, खैर शॉटगन ही होता ना, कार 98 है, क्या पता जो भी गन है। यहाँ पे इतू से एक बुलेट आ गया। ठीक है, गन का मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2, इसका तो इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसका इनिशियल वेलोसिटी का जब वो अंदर में था ना, अंदर में था यानी कि u2, तो दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, है ना, 0, और इसका भी जब वो अंदर में था ना, गोली जब अंदर में था, फायर होने पे तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आया ना, तो वहां पे क्या था, 0 था, इसका भी u इज इक्वल टू 0, u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0। अब जब मोशन हुआ तो ये गया हमारा इस डायरेक्शन में, यानी कि v1 कुछ वेलोसिटी के साथ, v2 सॉरी, अब ये इधर गया तो उसका एक रिएक्शन फोर्स पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना, ये फोर्स तो इधर लगा ना, तो उसका एक रिएक्शन फोर्स इधर बैकवर्ड में लगेगा, यानी कि उस ऑपोजिट में v1 उल्टा यानी कि माइनस v1 लगेगा अगर हम इस केस में ले, है ना, क्योंकि हमारा जो v लग रहा था कब, जब ये इस डायरेक्शन में था, माइनस कब हो जाएगा जब वो उस डायरेक्शन में, हम उस डायरेक्शन के प्रेफरेंस में लेंगे। ठीक है, सारा इंग्लिश का गुड़ गोबर हो गया मेरा, खैर तो वहां पे देखते हैं, तो वहां पे होता क्या है हमारा, तो रिकॉइल मतलब जो हमारा ये बैकवर्ड जो मूव करता है ना, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि हम शूट किए ना,
उसके बाद कुछ जो है वो पीछे आता है। ठीक है, आप लोग पबजी वगैरह जो पहले जो पबजी खेलता था तो उसको पता होगा, जब AWM से एक बार हेडशॉट लगता था तो उसके बाद AWM अचानक से ऊपर उठता था, है ना। तो वही रिकॉइल वेलोसिटी का कारण होता है। पबजी फ्री फायर में तो होते रहता ना ये सब। खैर, हम तो नहीं खेले थे, एक बार खेले थे, नूब थे हम, नूब ने बोट है। उसको छोड़ते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, वही हमारा लॉ यूज होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वहां हो गया हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो हम लोग को पता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा जीरो हो गया ना, u जीरो था इसमें, जीरो इंटू जीरो जीरो, ये u इसमें u2 भी जीरो था, जीरो इंटू m कुछ भी हो जीरो, यानी कि m1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमको तो बस इसका वेलोसिटी निकालना था ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक नेगेटिव में आ जाएगा। कैसे, तो हम जब m1 v1 इज इक्वल टू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2 आ गया ना, ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया, हमको अपना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। तो हमारा v1 कितना आ जाएगा, माइनस m2 v2 बाई m1। यहां से हमारा ये वाला निकलता है, रिकॉइल वेलोसिटी जो होगा वो इसके इक्वल होगा। वैसे आपको यूज जो करना होता है ना, वो ये वाला यूज करना होता है, और डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जाता वो, जैसा कि हम एग्जाम्स वगैरह में देखें। ठीक है, आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, आपको ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रखिए, उसके बाद उसका वैल्यूज वगैरह पुट कीजिए, मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए, उसको प्लस हो जाएगा माइनस। अच्छा, अब आप लोग का दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम यहाँ पे जो है, हम पहले इस राशि का प्रेफरेंस में हम माइनस v1 लिखे थे, लेकिन हम माइनस v1 किस लिए लिखे थे, क्योंकि हमको पता था कि ये इस तरफ जाएगा ना। लेकिन जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हैं तो उसमें हम लोग को डायरेक्शन का कुछ अता पता नहीं रहता, जो हम पूरा एक सेम डायरेक्शन में लेके ऑटोमेटिक चलते हैं। तो सेम डायरेक्शन के लेके ऑटोमेटिक जब चलते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमको नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हमको पता तो नहीं है ना कि वेलोसिटी पीछे ही आया, आगे भी तो जा सकता है। तो हम यहाँ पे अगर हम इसको माइनस नहीं लेंगे, v1 ही लेते हैं, तो माइनस दिया मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में है। सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं खर्चा करना है, हम बहुत मानते हैं ना, बहुत बोलते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा।